हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई एसएससी पे। आज फिर से टॉप एंशिएंट हिस्ट्री के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ जो आपके लिए एसएससी और रेलवे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। आज मैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंधु सभ्यता से लाया हूँ जो हर किसी को जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। वीडियो को पूरा देखें और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके आपके सामने ला सकूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। सिंधु सभ्यता की सबसे दक्षिणतम बिंदु दाइमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता की सबसे दक्षिणतम बिंदु थी दाइमाबाद। पहला क्वेश्चन, ये किस नदी के तट पर स्थित है? थी नर्मदा, गोदावरी, चंबल या तापी। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो होगा आपका, ये होगा आपका गोदावरी। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? गोदावरी। ठीक है ना, इसका आंसर गोदावरी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शहर की घरों की मुख्य दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे? होता था क्या ना कि जैसे कि सभी हड़प्पा के शहरों में, हड़प्पा सभ्यता के सभी शहरों में ना शहर प्रणाली को बनाए रखने के लिए जो दरवाजे होते थे वह अंदर की ओर खुलते थे, जिससे कि बाहर, मतलब समझ में आ रहा है मेरा बात? अंदर की ओर खुलने का मतलब यह है कि जो उनका जो पल्ला होता था गेट का, वो अंदर की ओर जाता था, ना कि बाहर की ओर। लेकिन एकमात्र ऐसा शहर शहर था जिसका जो मुख्य दरवाजा था वो सड़क सड़क की ओर खुलता था, यानी कि बाहर की ओर जाते थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मोहनजोदाड़ो में, लोथल में, चौंदड़ो में या फिर राखी गढ़ी में। ठीक है, तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा आपका, ये होगा आपका लोथल में। लोथल शहर में देखा गया है, लोथल शहर में देखा गया है कि वहाँ पर जो शहर शहर क्या बोलते हैं उसको, दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। ठीक है, मेन गेट की ओर खुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, मोहनजोदड़ो से मिली विशाल स्नानागार की ऊंचाई या गहराई, जो विशाल स्नानागार की थी ना मिली है, उसकी ऊंचाई या गहराई कितनी थी? स्नानागार, बाथरूम मिली है, बाथरूम कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, वहाँ पर अनानागर भी मिली है, अनाज घर भी मिली है, स्नान घर भी मिली है। तो स्नान घर की जो गहराई थी वो कितनी थी? ठीक है, तो 5.55 मीटर, 2.45 मीटर, 11 मीटर या 7 मीटर, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा आपका, वो होगा आपका 2.45 मीटर। ठीक है, अब इसकी गहराई और ऊंचाई की बात कर लिए 2.4 मीटर। जिसको जो लंबाई होगा ये 11 मीटर होगी, और जो इसकी चौड़ाई होगी वो 7 मीटर की होगी। ठीक है, इसकी लंबाई 11 मीटर में आप ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग, मैं इसका एक करेक्ट डेटा नहीं बता रहा, आप लोग करेक्ट डेटा कमेंट में बताएंगे कि इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, गहराई 7, चौड़ाई 60 मीटर है और गहराई 2.45 मीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के विशाल अनाज घर से मिली ईंट की आकृति कैसी थी? ये क्वेश्चंस पूछा गया है सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में 2024 में, कि हड़प्पा की अनाज घर मिली है हड़प्पा में, वहाँ पर जो ईंटें मिली उनकी आकृति कैसी थी? वृत्ताकार थी, आयताकार थी, वर्गाकार थी या लंबी घुमावदार थी? कैसे थी अनाज घर की आकृति? अनाज घर के जो ईंटें मिली उनकी आकृति, तो उनकी जो आकृति है वो आपकी वृत्ताकार थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वृत्ताकार ईंटें थे अनाज घर में। ठीक ना, वृत्ताकार ईंटें से अनाज घर बनाया गया। उसके बाद आता है पांचवा क्वेश्चन, एकमात्र ऐसा हड़प्पा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का शहर जिसमें गढ़ अर्थात शिलालेख स्थित है। तो एक बात कॉमन है कि हम सभी जानते हैं कि सिंधु सभ्यता में जितने भी शहर शहर थे, वहाँ पर एक ऊपरी शहर होता था, एक निचला शहर होता था। ऊपरी शहर में जो श्रेष्ठ लोग, ब्राह्मण, ये सब जो भी मतलब रहते थे, वणिक वर्ग, ये सब जो थे वो ऊपरी स्थल पे रहते थे, जिन्हें सीटाडेल या कि गढ़ कहते थे। ठीक है, लेकिन एक ऐसा शहर भी था धौलावीरा, जहाँ पर वो दो नहीं बल्कि तीन भागों में विभाजित था। ठीक है, और एक ऐसा भी शहर था जहाँ पर एक ही भाग, वहाँ पर सीटाडेल था ही नहीं, गढ़ था ही नहीं, सब निचले तबके ही लोग रहते थे। तो कौन सा ऐसा जगह है? धौलावीरा? नहीं, धौलावीरा में तो तीन भागों में विभाजित था, वनमाली, गंगपुर और चौहंदरो। ठीक है, आपको ये बताना है सही करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह होगा आपका चौहंदरो। आपको ये बताना होगा कमेंट में कि चौहंदरो हड़प्पा स्थल
चौंदड़ो हड़प्पा स्थल किस राज्य में है, ठीक है, और किसके लिए प्रसिद्ध भी है, ये भी बताना है आपको चौंदड़ो। फिर धौलावीरा जो कि एकमात्र ऐसी नगर है जो कि 3 भागों में विभाजित है, वो किस नदी के तट पर स्थित है? शायद यहाँ लिखना भूल गए होंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 यही पूछा कि धौलावीरा जो कि एकमात्र ऐसी नगर है जो कि 3 भागों में विभाजित है, तो अभी बताया मैंने। तो ये किस नदी के तट पर स्थित है, यहाँ पर लिखना नहीं याद रहा। तो आपको बताना है क्या, भोगवा, लूनी, सिंध या तापी। धौलावीरा किस नदी के तट पर स्थित है, आपको बताना है, ठीक है। भोगवा पे नहीं, भोगवा पे तो लोथल स्थित है, क्या है, लोथल स्थित है, क्या है, लोथल। नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा लूनी नदी पे, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लूनी नदी पे। क्लियर, भोगवा पे लोथल है और सिंध नदी पे कौन है आपका, सिंध नदी बोलो या सिंधु नदी बोलो, ठीक है। बताना है कौन है, ठीक है। इसके बाद आता है मोहनजोदड़ो से मिली खास की नर्तकी की मूर्ति की लंबाई लगभग कितनी मानी जाती है? मोहनजोदड़ो से मिली खास की नर्तकी की मूर्ति लगभग की लंबाई लगभग कितनी मानी जाती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लगभग 90% को नहीं पता होगा, ठीक है। ये तो जो कांच की नर्तकी की मूर्ति मिली उसकी लंबाई कितनी है, 10.9 सेंटीमीटर है, 5.9 सेंटीमीटर है, 10.5 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है, कितनी है भैया? ये जो आंसर होगा इसका, ये कितना है, ये आपका 10.5 सेंटीमीटर। कितना है, 10.5 सेंटीमीटर कांच की नदी की मूर्ति की लंबाई। श्रृंगी पशु अंकित मोहरे कहाँ से प्राप्त हुए? जो मोहर है, जो आपने एक मोहनजोदड़ो मूवी में भी देखी होगी, ये जो मोहरे हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? क्या मोहनजोदड़ो से, या हड़प्पा से, या लोथल से, या रोपड़ से? रोपड़ आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। और ये जो आपको श्रृंगी पशु अंकित मोहरे मिली है वो कहाँ से मिली है? तो ये आपको मिली है ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा से, ठीक है। कहाँ से मिली है, हड़प्पा से मिली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 8 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है भारत में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो सॉरी ये नहीं, 10 वाला क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 10 एसएससी के पीवाईक्यू में पूछ चुका है, 2024 में पूछा है। भारत में स्थित सबसे बड़ी स्थल राखी गढ़ी की खोज किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है कि राखी गढ़ी की खोज किस वर्ष हुई थी। 1951, इक्यावन में, 1925 में, 1963 में, 1954 में, ठीक है। और आपको ये बताना है कि राखी गढ़ी की खोज किसने की थी और किस तरीके तट पर है, हमको ये बताता है, ठीक है। इसका जो आंसर, करेक्ट आंसर होगा ये आपका 1963 होगा। कितना होगा, 1963 होगा, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी और किस नदी के तट पर स्थित है, आपको ये बताना है। हाल ही में किस स्थान पर सिंधु सभ्यता का ये सबसे बड़ा संग्रहालय खोले जाने वाला है, म्यूजियम? तो सरकार ने हाल ही में क्या किया है, बताया है कि सिंधु सभ्यता के इस स्थल पे मैं सबसे बड़ा, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय खोला जाएगा जहाँ पर उसके अवशेष, प्रमाण, सब साक्ष्य सभी रखे जाएंगे। तो ये भारत में कौन सा जगह पे है, भारत में या विश्व में भी कहीं पर भी? क्या बलूचिस्तान में है, या पंजाब में, या हरियाणा में, गुजरात में? तो ये नहीं, ये राज्य जो है आपका हरियाणा में है। कैसे भैया? तो राखी गढ़ी में खोला जा रहा है, कहाँ, राखी गढ़ी में खोला जा रहा है, ठीक ना। राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद खोजी गई पहली स्थल रंगपुर किस राज्य में है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद खोजी गई पहली स्थल रंगपुर किस राज्य में है? यहाँ पर आती है थोड़ा सा कन्फ्यूजन कि पहला राज्य कौन सा, रोपड़ है या पहला राज्य रंगपुर है। तो मान के चलते हैं रोपड़, लेकिन हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि रंगपुर भी खोजा गया था स्वतंत्रता के बाद, है ना, क्योंकि स्वदेश साइड गुजरात ही मिले थे। पहला स्थान रोपड़ था, दूसरा स्थान आपका रंगपुर था। तो ये रंगपुर किस राज्य में है? ये जो रंगपुर आपका, ये आपका है गुजरात में, ठीक है। ये कहाँ पर है आपका, गुजरात में, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नकाशीदार ईंटों का साक्ष्य कालीबंगा से मिलता है जो कि किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, आपको ये बताना है कि हरियाणा में है वो, पंजाब में है, राजस्थान में है, या गुजरात में है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, ये जो होगा आपका, ये कहाँ से होगा, राजस्थान से होगा। कहाँ से होगा, राजस्थान से होगा। आपको ये बताना है कमेंट में कि कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है।
सिंधु सभ्यता की सबसे पूर्व में स्थित आलमगीरपुर वर्तमान में किस क्षेत्र में आता है ना। सिंधु सभ्यता की सबसे पूर्व में स्थित आलमगीरपुर जो कि किस नदी के तट पर था, तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर था। वर्तमान में किस क्षेत्र में आता है, क्या नोएडा है, क्या मेरठ है, वाराणसी या कानपुर है। तो जो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी मेरठ होगा। ठीक है, मेरठ में आलमगीरपुर आता है। उसके बाद आता है सिंधु सभ्यता के इतिहास को किस भाग में रखा जा सकता है, क्या प्रागैतिहासिक काल में। इस इतिहास को 3 भागों में, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक एवं इतिहास। प्रागैतिहासिक क्या है, जिसमें कुछ लेख ही नहीं लिखे गए हैं, ठीक है। और आदि ऐतिहासिक क्या है, कि लेख तो लिखे गए परंतु हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। और इतिहास क्या है, जिसमें लेख भी लिखे गए हैं और हम उनको पढ़ भी चुके हैं और उनको समझ भी चुके हैं। जैसे कि आर्य आर्य भी नहीं, जैसे ये बोल सकते हैं आर्य के बाद जो भी मतलब उत्तर वैदिक काल के बाद का से इतिहास शुरू होता है। और सिंधु सभ्यता को हम लोग आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता में इनमें से किन की पूजा की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में इनमें से किन की पूजा की जाती थी, क्या शिव जी की पूजा की जाती थी, मातृ देवी की पूजा की जाती थी, धरती माँ की, या फिर वृक्ष की पूजा की जाती थी। आपको ये बताना है, ठीक है, या इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा इनमें से सभी, है ना। हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष की भी पूजा की जाती थी, धरती माँ की पूजा की जाती थी, और शिव जी यानी कि एक जो पाशुपात संप्रदाय था ना, वो हड़प्पा सभ्यता से चले आ रहा है। उसके बाद आता है आर्यों द्वारा लौह का प्रयोग कब समझा गया। आपको ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है कि आर्यों द्वारा लौह का प्रयोग कब समझा गया, कौन सी ईस्वी से समझा गया आर्यों द्वारा लौह का प्रयोग, आर्य भारत में कब आया ये भी आपको बताना है, और आर्यों द्वारा लॉ का प्रयोग कब समझा गया। जो लेक्चर 2 का जवाब जो है, जिसमें लास्ट क्वेश्चन पूछे थे, उसका जवाब होगा 19वें तीर्थंकर मलिनाथ। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है वो वीडियो देखें। भले आपको अगर नॉइज़ से दिक्कत हो तो नॉइज़ को ऑफ कर दे, बस क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन से उसको समझे। मेरा विश्वास कीजिए काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा सोचने पे आपको कि हाँ आपको ये पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग guys and subscribe my channel mySSC3214, like and share, and कभी भी ये जो लेक्चर्स है इसको अटेंड करना ना भूले। भले ये 15 या 25 क्वेश्चंस का लेक्चर चले आ रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाता है आपके लिए, ठीक है। थैंक यू।